आज कयामत की रात है। कल का दिन क्या लेकर के आने वाला है, कल क्या होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। और यह सवाल यूं ही नहीं उठ रहा है, इस सवाल के पीछे ठोस वजह है और दो बड़ी वजह है, एक सत्ता पक्ष की तरफ से और दूसरी विपक्ष की तरफ से। सत्ता पक्ष की तरफ से सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों ने अलग अलग जाकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और दोनों की मुलाकात, दोनों की तस्वीरें, दोनों की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही है। अब प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की राष्ट्रपति से मुलाकात क्यों होती है, टेक्निकली अगर इसको समझे तो इस वक्त में ऐसा क्या हो सकता है, इस पहलू पर बात करेंगे। और दूसरा, आज राहुल गांधी एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, बहुत बड़ा कुछ खुलासा करने वाले थे और संभवतः वही एसआईआर को लेकर के जो एटम बम की बात वो लगातार कह रहे हैं, संभवतः आज वो एटम बम फूटने वाला था। और जरा ये स्क्रीनशॉट देखिए, पत्रकारों के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भी आ गया था कि राहुल गांधी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह 9:30 बजे ये मैसेज आता है। हालांकि चर्चा जो है वो रात से ही थी, रात में ही खबरें हम लोगों के पास में आने लगी थी कि राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और सुबह कांग्रेस ने इस बात का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया था कि राहुल गांधी 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन यह मैसेज जैसे ही किया गया, उसके बाद में खबर सामने आ गई। खबर सामने आ गई कि शिबू सोरेन साहब, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, दिग्गज नेता और एक बहुत बड़े राजनीतिक युग का आज अंत हो गया। शिबू सोरेन का आज निधन हो गया और शिबू सोरेन के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और राहुल गांधी भी, ये दोनों गंगाराम अस्पताल दिल्ली के अंदर गए और वहां जाकर के दोनों ने अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद में दूसरा ये मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप पर, और जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा गया, पवन खेड़ा के हवाले से मैसेज आया था कि हमने आज की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको स्थगित कर दिया है क्योंकि शिबू सोरेन साहब का निधन हो गया है। और इसके बाद में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पवन खेड़ा की तरफ से आधिकारिक तौर पर ट्वीट भी कर दिया गया कि राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई है। यानी मामला कल शिफ्ट हो गया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो एटम बम जिसको लेकर के बार बार वो कह रहे थे उसका इंतजार था, तो अब वो आज नहीं हो पाया। आज 12:30 बजे होता तो संभवतः आज मैं बड़ी खबर पर उसी पर बात कर रहा होता, लेकिन अब राहुल गांधी संभवतः वो कल करेंगे। तो एक तरफ कल वो उस एटम बम का इंतजार रहेगा और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार क्या लेकर के आने वाली है, इस बात का इंतजार रहेगा। क्या सरकार यूसीसी लेकर के आएगी, ये इस वक्त में सबसे बड़ी चर्चा है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। देखिए, इस सरकार के बारे में कहा जाता है कि मुसलमानों को लेकर के 4 बड़े एजेंडे सरकार के पास में बहुत पहले से थे। 4 बड़े पहलू, जिसमें ट्रिपल तलाक हटा दिया गया, 370 हटा दी गई, और उसके बाद में वक्फ बोर्ड बिल, वो भी सरकार ने अपनी तरफ से कानून बना दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आप सब जानते हैं कि उसका क्या होने वाला है। और चौथा है यूसीसी, यानी 4 पहलू, 4 कोने, और चारों कोनों को सरकार चारों खाने चित करना चाहती है। क्या यूसीसी संभव है? क्या यूसीसी लाया जा रहा है? यह बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, एक बात को समझिए आप, अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं तो इसका मतलब यह होता है, संभवतः यह माना जाता है कि सरकार कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है, सरकार कुछ बड़ा करने वाली है और कोई बड़ा बिल सरकार लेकर के आ रही है। और इसीलिए राष्ट्रपति को इससे पहले जो है अवगत कराया जाता है अनऑफिशियल तरीके से कि हम ऐसे ऐसे कुछ प्लान कर रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को, गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति को बता दिया है कि वो यूसीसी लेकर के आ रहे हैं? और क्या यूसीसी आकर के रहेगा, या फिर राष्ट्रपति से जो मुलाकात हुई है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में अनौपचारिक तरीके से कुछ बातचीत को लेकर के हुई है?
क्योंकि उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होना है और उपराष्ट्रपति किसको बनाया जाएगा इसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। जगदीप धनखड़ जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया तो उसके बाद में वो सीधे उपराष्ट्रपति भवन गए थे और उपराष्ट्रपति उस वक्त में अपने कक्ष में नहीं थी, उन्होंने 25 मिनट इंतजार करवाया था। देखिए, वैसे राष्ट्रपति हमारे देश में एक संवैधानिक पद है, लेकिन सब जानते हैं कि जिसकी सरकार होती है राष्ट्रपति का कहीं ना कहीं झुकाव उधर ही रहता है। ये बात कहने की नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं। तो राष्ट्रपति से मुलाकात करके प्रधानमंत्री ने क्या कुछ संदेश दिया है, क्या यूसीसी आने वाला है? देखिए, दो बातें हैं। अगर यूसीसी लाया जाता है तो इसके पीछे दो बड़ी वजह है। पहली बड़ी वजह है पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर। ये हो जरूर गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर सरकार ने किया, लेकिन सरकार कहती कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पहलगाम का हमला हो गया, 26 लोग मारे गए, लेकिन वो चीज अभी भी नरेंद्र मोदी को चुभ रही है और उसने किस तरीके से नुकसान पहुंचाया है इन दोनों पहलुओं ने, इन दोनों मुद्दों ने हमने संसद के अंदर देख लिया। संसद में कैसे पूरी सरकार पर पूरा विपक्ष जो है वो कैसे आक्रामक तरीके से हमले बोल रहा था, ये हमने सबने देखा है। और ग्राउंड पर भी अगर आप लोगों से बात करते हैं तो ये ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम, ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के लोग मोदी सरकार को फेल मानते हैं। भाजपा के लोग भी ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बोलने की जगह पर अपना जो थूक है वो गटक जाते हैं। ये सच्चाई है। उनसे बोले नहीं बन पा रहा है कि पहलगाम में हम कैसे अपनी बहादुरी, कैसे अपनी वीरता बताएं। क्योंकि पहलगाम क्यों हुआ, पहलगाम में उस वक्त में सिक्योरिटी कहां थी, किसकी जिम्मेदारी तय हुई, किसका इस्तीफा हुआ, ये बात ही नहीं हो रही इसके बारे में। और फिर उसके बाद में शहीदों की पत्नियों ने कहा है कि सरकार ने श्रद्धांजलि नहीं दी हमारे लोगों को, प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी तय नहीं की वहां की। तो ये सवाल जो है वो ज्यों के त्यों बरकरार है। सरकार ये सोचे कि संसद में चर्चा हो गई तो बात खत्म हो जाएगी, अभी बात खत्म नहीं हुई है। और इसीलिए मैंने कहा बीजेपी के लोग जहां तहां इस मुद्दे पर फंसते हैं, चौक चौराहों पर, चाय की टपरी पर, जहां तहां लोग उनको घेरते हैं, बीजेपी के लोग थूक गटक करके आगे निकल जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस मुद्दे पर हम नहीं बोल पाएंगे। और ऐसे में अगर यूसीसी जैसा बड़ा मुद्दा अगर सरकार लेकर के आती है तो जाहिर सी बात है पूरा चर्चा का जो केंद्र है वो शिफ्ट हो जाएगा। इस वक्त में जो डिस्कस है वो पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, इन सब को लेकर के है, लेकिन बिहार चुनाव से पहले यूसीसी का मुद्दा अगर सामने आ जाता है तो पूरा जो डिस्कस हो रहा है इस वक्त में वो सारा शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी वजह है। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार कहती है कि नहीं हम तो विजय उत्सव मना रहे हैं, सरकार कहती है नहीं हम तो सफल हैं, लेकिन विपक्ष कहता है पूरी तरह से इन्होंने घुटने टेक दिए थे। सीज फायर हुआ तो वो भी अमेरिका की देन, और ये बात गली गली में चली गई है, घर घर तक ये बात चली गई है। भले ही मीडिया ने दिखाया नहीं दिखाया, लेकिन ये बात गली गली में पहुंच गई कि ट्रंप ने ट्वीट किया था। ट्रंप ने 35 बार बोल चुका है अभी तक, ट्रंप 2 दर्जन बार, और हो सकता है बिहार चुनाव आते आते 3 दर्जन बार हो जाए। ट्रंप इस बात को भूलने नहीं दे रहा। दूसरी तरफ टैरिफ, 25% टैरिफ की तलवार आपके सर पर लटकी हुई है और वो डील हो नहीं पा रही है। 9 जुलाई से डील होनी थी, 9 जुलाई से अब 9 अगस्त आ जाएगा, 1 महीना हो गया, डील नहीं हो पा रही। ये सरकार के गले में ये मुद्दे फंसे हुए हैं, गले की हड्डी बन गए ये ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, टैरिफ, ट्रंप, ये सब चीजें। और फिर उसके बाद में अमेरिका, ये चीन है ही, चीन है ही। सरकार ने खुद स्वीकार किया कि चीन के साथ में पाकिस्तान और चीन एक साथ हैं, इस बात को हम समझ रहे हैं। जिस बात को राहुल गांधी, पूरा विपक्ष, उससे पहले मुलायम सिंह यादव और तमाम नेता लगातार बोलते रहे कि चीन सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, पाकिस्तान कुछ नहीं, पाकिस्तान को जब चाहेंगे मसल देंगे, उस बात को स्वीकार अब सरकार कर रही है। तो कुल मिलाकर के इस वक्त में अगर आप देखें तो पिछले चुनाव जो 2024 का लोकसभा चुनाव था, तब से लेकर के सरकार ने हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव जरूर जीता है, लेकिन नैरेटिव नहीं जीत पा रही है। नैरेटिव के मामले में सरकार फेल है। और जो एक नैरेटिव होता था कि मोदी मोदी है, वो नैरेटिव लड़खड़ा रहा है। मोदी मोदी नहीं है, ये नैरेटिव इस वक्त में गूंज रहा है। मोदी के बस की बात नहीं है, इस तरह के नैरेटिव चल रहे हैं।
मोदी अब रिटायरमेंट ले ले, 25-75 साल हो गए हैं, इस तरह के नैरेटिव चल रहे हैं। और ऐसे में जरूरी यह है कि सरकार कुछ नया ला करके दे, क्योंकि जब बहुत सारी बातें आपको लेकर के चल रही हो, जब आपको दोषी ठहराया जाना हो, जब आपके खिलाफ सबूत इतने ज्यादा हो जाएं, जब आपको कटघरे में खड़ा किया जाए और जब आप अपनी विदाई की तरफ चले जाओ, ये आपसे कहा जाए, तो उसके बाद में एक ही रास्ता है आपको बचने के लिए, आप कुछ नया बवंडर खड़ा कर दीजिए और लोग उस बवंडर में उलझ करके रह जाएंगे और वो सारे सवाल, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी देखिए, आप कल 5 अगस्त है और कल के बाद में 1 महीना 10 दिन का वक्त बचेगा नरेंद्र मोदी के 75 साल पूरे होने का। कल 5 अगस्त है और अगले महीने की 15 सितंबर को, 15 तारीख को अगले महीने नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। तो वो चर्चा भी जोर पकड़ेगी, उधर से मोहन भागवत वो सब आसमान सर पर उठाए हुए हैं कि 75 साल के हो जाओ तो शाल उड़ा रहे हैं लोग, समझ लो कि आप लोग चल लो। हालांकि मोहन भागवत ने अगर इस्तीफा दे दिया, मोहन भागवत भी 75 साल के हो रहे हैं, अगर मोहन भागवत ने इस्तीफा दे दिया तो मोदी जी के ऊपर ये तलवार और लटक जाएगी, उनका और जो है जीना दुर्भर हो जाएगा इस मामले को लेकर के कि 75 साल में आपने किन किन लोगों को घर बैठा दिया, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अडवाणी जो उनके गुरु, तो आप क्या करेंगे। कुल मिलाकर के ये सारी चीज इस वक्त में बर्डन की तरीके से हो गई, नरेंद्र मोदी के लिए बर्डन हो गई है, बोझ बन रही है, और ऐसे में कुछ नई चीज लाना बेहद जरूरी हो गया है। तो इसलिए यूसीसी ये बहुत सारी वजह जो मैं आपको बता रहा हूं, दर्जन भर वजह हैं कि यूसीसी क्यों ना लाया जाए। यूसीसी अगर लाया जाता है तो एक सरकार के लिए मुसीबत जो अगर बढ़ेगी तो वो है कि इस वक्त में SC ST यानी आदिवासी, दलित, ये सब बहुत पावरफुल है इस वक्त में। जो राजनीति है, दलितों की राजनीति या आदिवासियों की राजनीति, बहुजनों की जो राजनीति, वो बहुत चरम पर है इस वक्त में। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने जिस तरीके से SC ST की राजनीति को लेकर के हवा भरी है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से आदिवासियों को लेकर के उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं वनवासी, हम कहते हैं मूल निवासी। नरेंद्र मोदी साहब आपको समझते हैं कि ये वन में रहने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था ये वनवासी, और उसके बाद में उस शब्द को राहुल गांधी ने पकड़ लिया कि ये वनवासी समझते हैं आपको, हम मूल निवासी समझते हैं कि आप ही हैं भारत के पहले नागरिक, आप ही हैं इस धरती के मूल निवासी। तो वहां से चीजें जो है वो तय होंगी कि यूसीसी को लेकर के आप क्या करते हैं। हालांकि सरकार ये कहती हुई नजर आती है कि हम आदिवासियों को इसमें छूट देंगे, तो क्या सिर्फ मुसलमानों को लेकर के? और मुसलमान वाला जो एजेंडा है या मुसलमान वाला जो आप हर बार एक सफूगा छोड़ते थे, सिगुफा छोड़ते थे, वो सिगुफा जो है वो आपका इस बार भी चल पाएगा क्या? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि ट्रिपल तलाक और वो सब हुआ, वो वक्त अलग था, दौर अलग था, अब चीजें बदल गई है काफी कुछ। अब मुसलमानों को लेकर के वो उस तरह की हेटरेट दिखाई नहीं देती है। अब लोग समझ रहे हैं कि नहीं, ये राजनीतिक एजेंडे के लिए है। वो जो हिंदू मुसलमान करके चीजों को लड़ाया भिड़ाया जाता है और हिंदू मुसलमान के सारे जिस तरीके से राजनीति को आगे बढ़ाया जाता है, अब देखिए आप राम मंदिर के बाद में बीजेपी 240 पर आ गई, या बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि राम मंदिर की वजह से ही 240 आई है, वरना तो 120 भी नहीं आ रही थी। अब उसमें राहुल गांधी ये कहते हैं कि नहीं, इनकी तो 50 सीट, 70 सीटें, 100 सीटें ऐसी है जिन पर धांधली हुई सीधे तौर पर। और राहुल गांधी कल अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, SIR को लेकर के खुलासा करते हैं, तो फिर अपने आप में एक सवाल जो है खड़ा हो जाएगा कि सरकार उसका जवाब देगी या फिर यूसीसी पर चर्चा होगी। और सवाल यह भी है कि राहुल गांधी के खुलासे पर मीडिया बात करेगी या यूसीसी को लेकर के फायदा बताने लगेगी। मैंने कहा अपने मतलब यूसीसी को लेकर के बात हो रही थी, यूसीसी को लेकर के जब बात होती है तो दो ही चीज की बात होती है कि मुसलमानों के 4 बीवियां हैं और 40 बच्चे हैं। यही एक नैरेटिव है कि बस यूसीसी लेकर के आना, किस लिए लेकर के आना है? इसलिए लेकर के आना है कि मुसलमान 4 बीवी रख रहे हैं, 40 बच्चे पैदा कर रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि आप हरियाणा में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, बहुत सारे हिंदू लड़कों की शादी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? उसके पीछे बेरोजगारी एक बहुत बड़ी वजह है कि कोई भी माँ बाप किसी बेरोजगार को अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए तैयार नहीं है। एक बड़ी वजह ये है, लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, हमारी तो शादी नहीं हो रही है, उधर मुसलमान 4-4 बीवी रख रहे हैं। मैंने कहा, अपने एक जानने वाले से कहा कि भाई आप एक काम करो, आप अपनी उम्र के यानी 30-40 साल के आदमी
कोई भी एक 30-40 साल का मुसलमान मुझे दिखाओ जिसकी 4 बीवी हो और 40 बच्चे हों, मैं उसको इनाम दूंगा 1 लाख रुपए। आप दिखाओ जरा 30-40 साल का कोई एक आदमी दिखाओ मुसलमान जिसको आप जानते हो कि 4 बीवी है इसकी और 40 बच्चे हैं, मैं 1 लाख रुपए अपनी तरफ से देने के लिए तैयार हूं। रेयर केस आप छोड़ दीजिए कि कोई एक मिल जाए आपको कहीं से। मैं कहता हूं कि 10 में से अगर एक मिल जाए, 100 में से एक मिल जाए। भारत की 140 करोड़ आबादी है, मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ मानी जाती है, तो 20 करोड़ में से कम जो है 20,000 मुसलमान तो ऐसे होने चाहिए ना जो 30-40 साल के हों और जिनको जिनको 4-4 बीबियां और 40-40 बच्चे हों। तो बात तो समझ में आए कि हाँ वाकई ये बहुत जरूरी चीज है। ये तो 20,000 आदमी जो है वो इतना लेकर के वो कर रहे हैं, तब तो समझ में आता है। लेकिन अगर 20 करोड़ मुसलमानों में से आपको 20 मुसलमान भी नहीं मिलते हैं, 30 साल का कोई मुसलमान, 40 साल का कोई मुसलमान कि जिसकी 4 बीबी और 40 बच्चे हैं, तो फिर कैसे मुमकिन है? हालांकि फिर आप कहेंगे कि 40 बच्चे तो मुमकिन ही जो है 30-40 साल में हो पाएंगे, क्योंकि एक बच्चा जो 1 साल में अगर करेगा कोई आदमी, तो फिर भैया 4 बीबियों का वो कॉन्सेप्ट भी तो आप समझिए ना, क्यों बात को घुमा रहे हैं। 4 बीबियां हैं, 40 बच्चे अगर होंगे तो हो सकता है 10 साल में, 15 साल में आदमी कर लेगा। कुल मिलाकर के यूसीसी के नाम पर आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज में उलझा करके रखा जाएगा। अब देखना यह है कि यूसीसी का, सरकार का अगर वाकई दाव है तो कितना चल पाएगा। और मैं फिर कहता हूं आप अपने आसपास में भी देखिए, चलिए छोड़ दीजिए 4 बीबी और 40 बच्चे छोड़ दीजिए, मुझे पता है कि नहीं मिलेगा, आपको भी पता है नहीं मिलेगा, आपके कोई जहन में भी नहीं होगा ऐसा आदमी। लेकिन मैं आपसे सीरियसली पूछ रहा हूं, क्या वाकई इस वक्त में जनसंख्या को लेकर के सरकार को कोई बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत है? या इस वक्त में ऐसी हालत है महंगाई बेरोजगारी की वजह से, पहली बात तो लोगों की शादियां नहीं हो पा रही है बेरोजगारी की वजह से। मैं आपको हरियाणा के अंदर एक एक गांव में 20-20, 50-50 लड़के, मैं गारंटी से आपको, आप ट्रक लेकर के चलिए भर के, मैं आपको कई ट्रक भरवाने के लिए तैयार हूं। एक एक गांव में 20-20, 50-50 लड़के, मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात को कह रहा हूं, 20-20, 50-50 लड़के एक एक गांव में, वो अनमैरिड है, उनकी शादियां नहीं हो रही है, वो तैयार है शादी करवाने के लिए। वो राजस्थान से भी तैयार हैं, वो हरियाणा से भी तैयार हैं, वो पंजाब से भी, वो कह रहे हैं कि कहीं से भी हो ही नहीं रही है क्योंकि बेरोजगारी है। और हरियाणा का कोई भी व्यक्ति वो शादी से पहले ये देख रहा है कि लड़का रोजगार है कि नहीं। तो पहली बात तो ये है कि शादियां नहीं हो रही है, जिसकी शादी हो भी रही है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, 2 बच्चों से ऊपर कितने लोग आज जा रहे हैं। छोड़ दीजिए हमारे दादा के उम्र के लोग या पिता की उम्र के लोग, आज से 30-40 साल पहले क्या कोई कर रहा था। आज जिस व्यक्ति की उम्र 30 साल है, 25 साल है, आप जरा देखिए अपने आस पड़ोस में, अपने मोहल्लों में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, क्या आपको लग रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहे हैं लोग कि जिनके 4-4, 5-5 बच्चे हैं? कोई एक आदमी आपको दिखाई देता है आपके आसपास में गांव में जिसकी 30-40 साल उम्र है? मैं ये पूछ रहा हूं। और आज जो बच्चा शादी करता है, जो लड़का शादी करता है, क्या आपको कोई ऐसा लड़का दिखाई देता है जो तैयार है इस बात के लिए, या कोई ऐसी लड़की दिखाई देती है आज जिसकी शादी होती है वो तैयार है इस बात के लिए कि मैं 4 बच्चे पैदा करूंगी? कोई आदमी तैयार है जो ये कह सकता है कि मैं 10 बच्चों का खर्चा उठाऊंगा? तो आज कोई तैयार ही नहीं है, तो ये मसला लाने की जरूरत क्या है? और यूसीसी के नाम पर सारा जनसंख्या वाला ही नैरेटिव है। तो जो चीज जरूरत ही नहीं है उसके नाम पर बॉन्डर क्यों मचाना है? या फिर जिस चीज की जरूरत नहीं है उसी में तो बॉन्डर करके सबसे ज्यादा राजनीतिक लाभ होगा, और इसीलिए ये लाया जा रहा है। सवाल ये है। तो बहरहाल इंतजार करते हैं राहुल गांधी, उनके खेमे से क्या खबर सामने आती है, वो कौन सा एटम बम लेकर के आते हैं। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी साहब, उनकी तरफ से 5 अगस्त की तारीख, क्योंकि 5 अगस्त को ही 370 हटाई गई थी 2019 में, 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था, तो 5 अगस्त एक तरीके से ऐतिहासिक तारीख तो जरूर रही है। अब क्या होता है वो कल पता चलेगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।